बच्चे फेल क्यों होते हैं, तो किस तरीके से वो पहले ही टाइम में सक्सेसफुल हो जाएं। तो इसमें ना आपको टारगेट सेट करके चलना है। 200 प्लस कैसे स्कोर करोगे ताकि आप पास हो जाओ। टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता, इसको अचीव करना पड़ता है। जितनी तुम सेल्फ प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा कामयाब बनोगे। तुक्के में कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, ऐसे गलत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हेलो प्यारे सीए एस्पायरेंट्स, आप सबको पता है कि मई 2025 के अंदर जो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट हुआ था वहां पर सिर्फ 15% बच्चे सक्सेसफुल हो पाए। यानी एक इतना बड़ा मेजॉरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन पेपर को पास नहीं कर पाया। सितंबर 2025 के अंदर जो पेपर हो रहा है इसके अंदर आपके पास मौका है बाउंस बैक करने का, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें सीखने को मिलेगा कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, तो किस तरीके से वो पहले ही टाइम में सक्सेसफुल हो जाएं। आपको मोटी मोटी बातें यहां पर आपको बताने वाला हूं। 4 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं कुल मिला के दोस्तों। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बच्चों को जनरली इजी सब्जेक्ट इसलिए लगता है एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि वो 11th 12th के अंदर जनरली उसको पढ़ चुके होते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए लॉ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों आज के टाइम में ट्रैप सब्जेक्ट बने हुए हैं। कहने का मतलब ये कि ज्यादातर रिजल्ट जो खराब हो रहा है वो लॉ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हो रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उन बच्चों के लिए हो रहा है जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी थी 11th 12th में, वरना जिनके पास मैथ्स थी 11वीं 12वीं में उसके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही होता है। तो इसमें ना आपको टारगेट सेट करके चलना है कि यार किसी भी तरीके से कि हमारे मार्क्स रिजर्व हो जाएं लॉ में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, कि हम यहां से किसी भी तरीके से पार पा लें, पास हो जाएं और एक अच्छे इज्जतदार मार्क्स लेके निकले। और कहीं ना कहीं जो आपका अकाउंट्स और इको है ये आपको वो बढ़ोतरी दिलवाए जो आपको आपका एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेगी। बेसिकली मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। मैं ये भी बता रहा हूं कि 200 प्लस कैसे स्कोर करोगे ताकि आप पास हो जाओ, और मैं ये भी बता रहा हूं कि किस तरीके से आप ऑलरेडी मोमेंटम को आगे बढ़ाओगे। अगर आप 250 300 वाले स्टूडेंट्स हो तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, वो सारी बातें बता रहा हूं। तो प्रेफरेंस आपको सेट करनी होगी। 45 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पर रिविजन की स्ट्रैटेजी है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको ऑब्वियसली सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना है, लेकिन अगर माना जाए कि अगर आपका कोर्स रिवीजन की स्टेज पे है तो तुम पूरे कोर्स को चारों सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड कर लो। 45 डेज मतलब 11 दिन हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए। यहां पर आप डेली टारगेट सेट करो अपना कि यार मेरे को डेली तब तक सोना नहीं है जब तक मेरा डेली का टारगेट कंप्लीट ना हो जाए, चाहे फिर उसको पढ़ने में 6 घंटे लगे, 10 घंटे लगे या 12-13 घंटे लगे। टारगेट कुछ इस तरीके से सेट करो कि सबसे पहले जो आप टॉपिक कर रहे हो वो बहुत ईजी होना चाहिए, और हो सके तो हाई वेटेज वाला टॉपिक उठाना, उसके बाद डिफिकल्ट वाले। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले डिफिकल्ट टॉपिक को करने लग जाओगे ना तो शायद ना हो, मूड खराब हो जाए, आलस आ जाए, फिर कहेंगे यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। ये नहीं, जब तुमसे आसान टॉपिक और हाई वेटेज वाले होने लगते हैं तो अंदर ही एक ऐसी एनर्जी आती है, हाँ भाई मुझसे हो रहा है, मैं पासिंग क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा हूं, अब आई हैव टू जंप ऑन दैट क्राइटेरिया जो मुझे डिस्टिंक्शन दिलवाएगा या फिर और अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। आप लोग दोस्त यहां पर एक टारगेट सेट करके चलो अपना। देखो एवरेज बच्चों के लिए बेसिकली बात कर रहा हूं कि अकाउंटेंसी के अंदर आपको मस्त टारगेट रखना है कि कम से कम आपके 80 प्लस मार्क्स स्कोर होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें 11वीं 12वीं में पढ़ रखी है यार। इकोनॉमिक्स में आप 75 प्लस का कम से कम टारगेट लेके चलो। हाँ, आते हमारे बच्चों ने 95 भी स्कोर किए हैं, 100 भी स्कोर किए हैं, वो एक्सट्रीम बच्चे हैं यार, वो पढ़ते हैं। लेकिन मैं उनके लिए आया हूं अभी स्पेशल जो एवरेज बच्चे हैं, राइट। हाँ, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 प्लस का स्कोर लेके चलो, क्योंकि जिनका मैथ्स कमजोर होता है उनके हालात जानता हूं मैं कि किस तरीके से वो गुजरते हैं, परेशान हो जाते हैं नंबर्स को देख के। आगे दिक्कत ना आए आपको, तो आप अपना सेफर साइड लेके चलो। ऐसा नहीं है कि मैं कैलकुलस के पीछे पड़ जाऊं और मेरे पास 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं थी तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं वहां पर, राइट। हाँ, जिनके पास मैथ्स थी, अबे भाई 90 प्लस लेकर आओ भाई, मैथ्स में इतनी आसान है। जिनके पास मैथ्स थी, ठीक है, वो तो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ले आएंगे, बच्चों ने 1 महीने में फोड़ दिया। जिनके पास मैथ्स होती है उनके अलग मजे होते हैं। लॉ के अंदर भी दोस्तों अपना 60 प्लस का टारगेट बनाए रखो, लेकिन टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता, इसको अचीव करना पड़ता है। अचीव करने की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, रुक जाओ एक बारी। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा पूछेगा कि क्या सर कुछ ग्रेस मार्क्स का प्रावधान होता है क्या? देखो दोस्तों, जब पेपर तुम्हारा एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल का आ जाए कि किसी से सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो ऐसे केस में शायद आईसीआई ग्रेस मार्क्स दे दे। लेकिन ग्रेस मार्क्स उसको देता है जो पास होने वाला होता है। मान लो कि आपके 3 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर बन रहे हैं, एक सब्जेक्ट में 38 36 हैं और वहां पर ग्रेस मार्क्स का स्कोप है, तो आपको दे देगा, आप पास हो जाओगे। तो इसलिए बोलता हूं इको और अकाउंट्स को कम से कम एक सब्जेक्ट को या दोनों को अपना इतना पावरफुल बना लो कि वो आपके इन दोनों सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प करे, कि कहीं रह भी जाओ तो इसकी वजह से आपका 200 प्लस का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा, और एक आधा नंबर यहां अगर अटक जाए तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली आईसीआई कभी भी ग्रेस मार्क्स को उजागर नहीं करता कि आपको बोनस मार्क्स दे दे, राइट। फिर दोस्तों ग्रेस मार्क्स वहां भी मिलते हैं जहां पर रॉन्ग क्वेश्चन होता है। मैंने बताया
ओपनली मैंने बताया कि मई 2025 के एग्जामिनेशन में आईसीआई की तरफ से एक छोटी सी डिफिकल्टी क्या, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, शायद वो टाइपिंग एरर हुई थी, वहां पर एक क्वेश्चन में गलती थी, तो वहां पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। जब रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो सबको ही ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, राइट। लेकिन डिफिकल्ट के लेवल में मैंने बता दिया आपको उस तरीके से कि जब आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होगे, किसी इज्जत में माने जाओगे, तभी तो तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो भाई अगर तुमसे डिवीजन ना हो रही हो तो एक तरीके की डिवीजन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल 45 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, 45 डेज में अगर मैं एवरेज मान के चलूं कि एक बच्चा एक दिन में 10 घंटे पढ़ता है, तो दोस्तों 450 घंटे हो गए। आप इसको 8 घंटे के हिसाब से, 12 घंटे के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे की आपको जरूरत है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम अलॉट कर दो कि भैया मैं पढ़ूंगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतने घंटे, इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने। कहने का मतलब मेरा ये है, जहां पर तुम्हें नीड कम लग रही हो। फॉर एग्जांपल काफी बच्चे बहुत मस्त तरीके से अकाउंट्स करते हैं, दे दनादन अकाउंट्स 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 में चैंपियन होते हैं। तो भाई साफ पता लग रहा है अब आपको अकाउंट्स को हल्का लेने की जरूरत है, क्योंकि अकाउंट्स आपसे हो रही है, आप इसको पास कर लोगे। उसको करो जो तुमसे नहीं हो रहा। मैं नहीं कहता कि हर चीज के लिए आपको वीडियो देखनी जरूरी है, वीडियो देखो, क्लास देखो कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन दोस्तों मैथ्स और लॉ के अंदर जितनी तुम सेल्फ प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा कामयाब बनोगे। क्योंकि अपने हाथ से लिखा गया आंसर, अपने हाथ से निकाला गया सॉल्यूशन, अपने हाथ से कैलकुलेटर चलाया गया, ये एक अलग ही स्वाद देता है, राइट। तो आपके जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम दो, जैसे कि मैंने 125 घंटे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को दिए हैं, और जो इजी मुझे लग रहे हैं 100 घंटे दे दिए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एक ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो, आप उसको 150 घंटे दे दो, राइट, बाकी सबको 100 घंटे दे दो, डिपेंड करता है, राइट। लेकिन चारों सब्जेक्ट बैलेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट सुपर स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक्स सुपर स्ट्रॉन्ग है, तो इनको 50-60 घंटे दे दिए, फिर यही बेड़ा गर्क करा देंगे लास्ट में। और सभी सब्जेक्ट को बैलेंस लेकर इसलिए चलना है क्योंकि मेरा मानना है भाई कि आपके 4 में से कोई ना कोई एक पेपर डिफिकल्ट होता ही है, राइट। जैसे पिछले अटेम्प्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर डिफिकल्ट था, उससे पहले मैंने बताया लॉ का था, उससे पहले इकोनॉमिक्स का था, उससे पहले लॉ अकाउंट्स का था। तो हर बार कुछ ना कुछ होता ही है। तो हो सकता है कि कोई भी पेपर डिफिकल्ट हो जाए। पता लगा आपने 3 सब्जेक्ट मस्ती से तैयारी करी है, लॉ कर लिया, क्यूए कर लिया, इको कर लिया, अकाउंट डिफिकल्ट आ गया, या अकाउंट कर लिया, इको डिफिकल्ट आ गया। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तो ये कहीं पर भी फंसा सकते हैं, ध्यान रखना। और सितंबर अटेम्प्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर बच्चा यहां पर पेपर देने वाला है। तो इस गाइडेंस से मुझे लग भी रहा है कि बच्चे अगर फॉलो कर लेंगे तो रिजल्ट की परसेंटेज कहीं ना कहीं बच्चों की जरूर सुधरेगी। लेकिन दोस्तों कुछ गलतियां समझ लो, कुछ बच्चे गलती करते हैं, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं ना, बेसिकली वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से इनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिर्फ पास हो जाए। ये मत सोचना। जो आप लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन पढ़ रहे हो ना, आशीष भाटिया सर ने उस पर चाणक्य 3.0 का वन शॉट बनाया हुआ है, पूरी एलआर एक वीडियो के अंदर करा रखी है। आपको एक बात बताऊं, ये जो पोर्शन है ये किसी ने पहले पढ़ाई नहीं है, बहुत सिंपल है, 20 नंबर की आ रही है, स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है, 40 नंबर की आती है। मैथ्स का कुछ पोर्शन नए बच्चे भी कर सकते हैं जिनके पास 11वीं 12वीं में नहीं था, अनुराग सर हमेशा बताते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आप मैथ्स के अंदर सिर्फ पास होने की कोशिश मत करो, 40-50 की कोशिश नहीं, टारगेट करो कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा हम लिए हैं, राइट। और लॉ पढ़ते समय कुणाल मंधानिया सर ने मुझे एक बात बताई, सीजे सर भी इस बात से अग्री हुए कि बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई लॉ का सब्जेक्ट है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है यहां पर, तो प्रॉपर फॉर्मेट पहचानो कि मेरे को केस लिखना है, सेक्शन, सब सेक्शन, या फिर प्रोविजन, कंक्लूजन, रेफरेंस, एग्जांपल, क्या लिखना है, फॉर्मेटिंग उसकी पूरी पता होनी चाहिए आपको। प्रेजेंटेशन यहां पर मैटर करेगी। और दोस्तों लोकल लैंग्वेज से ज्यादा आपकी जो लीगल प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो ज्यादा मैटर करती है, तो इन वर्ड्स का ख्याल रखना है। आपको खुद लिख लिख कर देखनी है चीजें, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं कैसे उसके आंसर मिलेंगे। नोट्स तुम्हारे टीचर के अवेलेबल होते हैं तुम्हारे पास, उस चीज को डाउनलोड करो और देखो टीचर ने कैसे क्वेश्चन लिखा, कैसे उसका आंसर लिखा। बच्चे क्या गलती कर रहे हैं ना, नोट्स को डाउनलोड करके उसका रिव्यू ले लेते हैं, अच्छा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, खुद प्रैक्टिस नहीं करते। अरे अभी भी टाइम है, डेली लॉ का 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब जाके कुछ भला होगा। तो ये कुछ सजेशंस है मेरी दोस्तों। 45 डेज के लिए मैंने सीधा सीधा बता दिया कि अल्टीमेट स्ट्रेटेजी, पहला काम कोर्स कंप्लीट करना और दूसरा काम रिवाइज। ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 बार तो आपको हर एक सब्जेक्ट रिवाइज करना ही है, लेकिन आप लेट हो तो 1 बार या 2 बार रिवीजन कम से कम करो। कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले मेक श्योर दैट कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हो। हाँ, मैं मैथ में मान सकता हूं कि कुछ पोर्शन नॉन मैथ वाले बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन उतना ही जितना तुमने करना था, जितना प्लान किया है, उतना करने के बाद ही आप उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करना। मेक श्योर दैट कि सबसे पहले आपने आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, उसके बाद आप जाके पीवाईक्यू, एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस कर रहे हो।
वरना कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने मॉड्यूल तो किया नहीं है और ऐसे ही एमटीपी पीवाईक्यू लगाने लग गए, तुक्के में कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, ऐसे गलत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर आपने आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हो बढ़िया टॉप पे, फिर पेपर दोगे तो दिखेगा यहां तो कुछ और ही माज रहा है, मामला खराब हो जाएगा। राइट, ऐसा नहीं करना है आपको। आपका कंटेंट आना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे है कंटेंट। कंटेंट से ऊपर कुछ नहीं है, आपको मटेरियल आना चाहिए। जो चाणक्य 3.0 बैच बनाया गया है, इसलिए तो बनाया गया है कि आप एक बार में डिटेल रिवीजन कर लो। मैंने बना रखा आपके लिए थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर पूरा वन शॉट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पूरा वन शॉट, और आने वाले और भी चैप्टर्स हैं, मतलब इससे भी ज्यादा आ चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स अवेलेबल है मैथ्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, और अकाउंट्स के लिए, लॉ के लिए, सभी सब्जेक्ट के आपके पास वन शॉट अवेलेबल है। भाई जाओ रिवाइज करो। सीए वाला यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट डिलीवर कर रहा है, आप जाके प्रिपेयर तो करो, और हम तुम्हारे साथ हैं यार, अच्छा ही होगा। आपका कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो प्लीज ये कमेंट सेक्शन खाली है, बताओ जरा क्या दिक्कत डाउट परेशानी है। और थैंक यू सो मच यार, ये मैं बार बार बोलता रहता हूं, तुमने बॉन्ड बहुत जबरदस्त बना रखा है, और अपना प्यार अव्वल दर्जे का बना रहे। सीए फाउंडेशन एक बार में पार हो जानी चाहिए।